addressing few of the queries that actually addressing all of the queries that I received. Do pay attention to how I've broken such a long theory answer into short notes, and I've just tried to tell you how I would study costing theory at the end of this video using this. So hi guys, welcome to another episode of Aspire with Akshat, and on this particular episode we're gonna discuss how we can crack Inter CA ka costing. Yes, the much awaited video is out now. So on this particular video, we're gonna cover my certified copies. I'm gonna talk about them, paper presentation. I'm also gonna address so many questions and doubts that I'd received from students, and also I'm gonna also give an example of how I would make notes in costing theory so that you all can sail through costing theory also. So guys, if you all like the content of this video and upcoming videos, so please hit the like button, the subscribe button also, and also please share it with your friends so that even they can gain from it. So coming to number one, lectures मैंने इंटर में जेके शाह से ही लिए थे. तो मटेरियल मैंने क्या क्या यूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मटेरियल मैंने यूज़ किया जेके शाह की टेक्स्ट बुक, और फिर जो क्लासरूम में नोट्स बनाए वो. फिर इसके बाद मैंने ICISM के टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशंस किए, 3 RTPs MTPs किए, एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइस आप 2 या 3 हो सकता है तो 2 या 3 पास्ट पेपर्स भी करो. तो इससे क्या होएगा, जेके शाह की टेक्स्ट बुक में ही थियोरी कवर्ड थी, तो आप वैसा देख सकते हो, या फिर आप ICISM से भी डायरेक्टली थियोरी कर सकते हो वैसा. तो आपके क्लासरूम लेक्चर नोट्स, फिर ICISM, फिर आप RTPs MTPs उठा लो 3 अटैम्प्ट्स की इंक्लूडिंग योर अटैम्प्ट, एंड 2-3 पास्ट पेपर्स आप उठा लो. दिस शुड बी वेरी मच सफिशिएंट टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्शन बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द डाउट्स. Coming to the strategies that I deployed for my costing paper, number 1 is that आप ABC analysis करके चलो. ABC एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी अगर आपको ऐसा सम लगता है कि यार इसको एग्ज़ाम से पहले तो रेफ़र करना चाहिए, उसे A करो. कोई भी ऐसा सम लगता है कि यार नहीं भी रेफ़र करूँगा तो भी चल जाएगा, बट इट्स बेटर अगर रेफ़र कर लूँगा तो B कर लो. कोई भी ऐसा सम है जो आप नहीं रेफ़र करोगे तो भी एकदम चल जाएगा, बिंदास चल जाएगा, तो C कर लो उसे, ठीक है. एंड अगर कोई ऐसा सम मिलता है जो यार करके ही जाना 100% नो मैटर व्हाट, उसे A+ कर दो. कोई ऐसा सम जो यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उसे A+ आप कर सकते हो. फिर लोगों ने मुझे पूछा था कि भैया थियोरी करनी चाहिए क्या कॉस्टिंग में, क्या आपने की थी एंड ऑल. देखो थियोरी में क्या है, मैंने एक बार पढ़ ली थी थियोरी, बट इन दोज 1.5 डेज़ मैंने थियोरी नहीं की थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था. एंड मेरे केस में ऐसा था कि कॉस्टिंग मुझे इतना टफ़ नहीं लगता था, उसके सम्स इतने टफ़ नहीं लगते थे, तो इसलिए मैंने थियोरी नहीं करके गया था ना. तो भी बाकी के जो भी मैंने थियोरी को ऑप्शंस में छोड़ दिया था, मैंने बाकी के सम्स अटेम्प्ट कर लिए थे. बट जो मुझे आई कैन परसीव, बहुत लोगों का कॉस्टिंग एक वीकनेस हो जाता है, सम्स उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत होती है. तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए थियोरी इज़ अ मस्ट, क्योंकि थियोरी आपको एक क्वेश्चन तो पीछे आएगा ही फुल क्वेश्चन, और एक सब क्वेश्चन भी आ सकता है. तो थियोरी will help you in clearing costing if costing is a nightmare for you currently, so please do theory. Number 3 is that बहुत लोगों ने मुझे बोला कि यार मैं मिस्टेक्स करते जाता हूँ, अभी मैंने मिस्टेक की, नेक्स्ट रिवीजन में भी मैं दोबारा वही मिस्टेक कर दूँगा. तो इसका क्या हल है, क्या सल्यूशन है कि जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, पहली बार कॉस्टिंग कर रहे हो, सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तो तब आप जब सम्स रफली सॉल्व करोगे यार, अपने दिमाग में सोचोगे ना, या फिर क्लासरूम में आपने जब सॉल्व किया, तब अगर आपने कोई मिस्टेक की हो उस सम में, से अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दी आपने, से मटेरियल प्राइस वैरिएंस में आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया, तो उसे उधर नोट डाउन करो. अपनी गलतियों को सोल्यूशन के बाद ही नोट डाउन करो. तो इससे आपको पता चलेगा कि यार आपने पहले भी ये गलतियाँ की है, और आप जब लिखोगे ना तो आपके दिमाग में रजिस्टर होएगी. अगर एग्जाम में फिर मटेरियल प्राइस वैरिएंस आएगा ना, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर कि उधर एक्चुअल क्वांटिटी ही जाती है. सो दैट्स वाई नोट डाउन योर मिस्टेक्स सो दैट नेक्स्ट टाइम और इन द पेपर यू डू नॉट रिपीट दैम. देन मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग,
एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब के जो फॉर्मूले हैं ना, इतने सारे फॉर्मूले, EOQ के फॉर्मूले सब हर जगह उसको एक पेपर पे लिख दो। एक पेपर मतलब साथ में उसका कलेक्शन बना लो। एक पेपर से मेरा मतलब है कि साथ में उसका कलेक्शन बना लो। एंड डू व्हाट, आपने एक जगह हर फॉर्मूला लिख दिया ना, पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का से 2-3 A4 साइज़ में आप सारे फॉर्मूला कवर कर सकते हो, तो उतना आप कर लो। और फिर वो A4 साइज़ को ना अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो, या फिर आप जिधर सोते हो उधर आप वॉल पे लगा लो। तो हर रात सोने से पहले जब आप इतने फॉर्मूला देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप करो। कॉस्ट शीट लोगों को दिक्कत आती कि यार कौन सा कंपोनेंट WIP क्या किधर जाएगा, R&D आ गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन कुछ भी आ गया तो किधर जाएगा। तो कॉस्ट शीट जो होती है अपनी, उसका भी आप एक A4 साइज़ लो ब्लैंक, उस पे आप कॉस्ट शीट पूरी अपनी बना दो, उसे आप चिपका दो दीवार पे। तो इससे जब भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम होएगा, ये सोने से पहले, ये कुछ भी आप करना चाहते हो, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप एटलीस्ट ये सब तो देखोगे ना, तो आपका प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। आप प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूज़ कर पाओगे उस समय भी। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में एक फॉर्मूला में एक गलती हो गई ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉस्ट शीट का एक कंपोनेंट आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किधर जाएगा, क्या किधर जाएगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला मत लर्न करो, उसकी ज़रूरत नहीं, बट लॉजिकली याद करो। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मैं यूज़ करूँ मटेरियल प्राइस वैरायंस, तो उधर क्यों एक्चुअल क्वांटिटी आना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि मटेरियल प्राइस वैरायंस है। तो नॉर्मली हम लोगों को इस रेट में ख़रीदना चाहिए था, हमने इस रेट पे ख़रीदा, बट हमने इस रेट पे कितने क्वांटिटी खरीदे, दैट विल गिव यू द एक्चुअल वैरायंस, राइट। सो एक्चुअल क्वांटिटी विल हेल्प यू, क्योंकि अगर मैंने ओवर पे किया तो मैंने एक्चुअली कितने केजीज के लिए ओवर पे किया, दैट विल गिव मी द वैरायंस। तो हेंस उधर एक्चुअल क्वांटिटी ही आएगी। मटेरियल यूसेज वैरायंस ले लो, तो मटेरियल यूसेज वैरायंस में आप स्टैंडर्ड प्राइस लोगे, उधर आप एक्चुअल प्राइस नहीं लोगे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस आप ऑलरेडी दूसरे फॉर्मूला में पनिश कर रहे हो, इसलिए उधर स्टैंडर्ड प्राइस लोगे। और कितने केजी लगना चाहिए था, कितने केजी एक्चुअली लगा, डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वेरी सिंपल। तो ऐसे ही आपको सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आपको वैरायंसेस याद करने हैं, फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अगेन फॉलो द स्ट्रैटेजी आई हैव प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड। जो भी सारी पॉसिबल जर्नल एंट्रीज है ऐसे चैप्टर में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, सबको आप एक जगह लिख दो और उसको आप सीधा अपनी दीवार पे लगा लो। क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला है, कॉस्ट शीट का वो है, स्ट्रक्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज, इसमें आपका ज़्यादा दिमाग नहीं जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आप A4 पे लगा लोगे और बार बार उसे देखते रहोगे ना इतने दिन, तो आपके दिमाग में फिट होता है। ठीक है, तो वो करो। देन addressing few of the queries that actually addressing all of the queries that I received. So number one was, किसी ने बोला था कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप मिस्टेक करते हो तो उसे उधर आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप बाद में वो मिस्टेक नहीं दोहराओ। ट्रिकी क्वेश्चन के लिए ना आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब वो क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्यों हम लोग इधर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, क्यों मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प्स यू इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस से ही आएगा ये सब। ठीक है, एंड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर जैसा मैंने बोला आप ICSM कर लो, आप अपने ट्यूशन के नोट्स कर लो, 3 RTPs MTPs 2-3 पास पेपर्स हो सके तो वो भी, ये अगर आप कर लो ना, तो इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा है ना, वो बाजू वाले को भी ट्रिकी लगेगा ही। ठीक है, कॉस्टिंग में मुझे भी 100 और 100 नहीं है, मुझे 82 आया, क्योंकि मुझे भी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी लगे। तो वो ऐसा होता ही है, हर किसी को ट्रिकी लगेगा, ये ICI का पेपर है। नाउ कमिंग टू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तो कॉस्टिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होंगे ही। तो आपको क्या करना चाहिए, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका बेस सेम होता है। जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2 क्वेश्चंस हैं, उनका बेस सेम है,
बट दूसरे क्वेश्चन में ना कुछ नया एडजस्टमेंट्स है, कोई नया कुछ कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या करो, उस पूरे क्वेश्चन में से बस आप वो कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट को हाईलाइट कर दो क्वेश्चन में, और आंसर में भी बस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सल्यूशन है उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का, उसको आप हाईलाइट कर दो. सो इससे क्या होएगा, एग्जाम के एक दिन पहले आप बस वो हाईलाइटेड चीज़ रेफर करोगे और आपका ज़्यादा कवरेज हो जाएगा. आप वो एडजस्टमेंट भी कवर कर पाओगे विदाउट इन्वेस्टिंग द टाइम टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. सो जस्ट हाईलाइटिंग स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू अलॉट, ट्रस्ट मी. स्टेप मार्क्स मिलते हैं क्या? येस, स्टेप मार्क्स मिलते हैं. स्टेप मार्क्स नहीं मिलते हैं तो बहुत सीएस नहीं होते हैं आज. सो स्टेप मार्क्स होते हैं. यू ऑल कैन इवन रेफर माई सर्टिफाइड कॉपी. assumptions should you take if the question is vague? Yes, if the question is actually vague और उसका और कोई मेथड नहीं, उसे assumption के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो या you can take assumptions. Sequence of chapters in 1.5 days, I would suggest do it as per the weightage, as per the past weightage. अगर marginal costing ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो उस पर आप पहले फोकस करो. तो ऐसे आपको फोकस करना चाहिए. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर एम्प्लॉय कॉस्टिंग की उतनी, लेबर कॉस्टिंग की उतनी वेटेज नहीं है तो उसे आप बाद में भी कर सकते हो, बट पहले गो बाय द चैप्टर्स विच कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज इन द एग्जाम. मॉक टेस्ट, येस, यू शुड डेफिनेटली गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट. दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली कॉस्टिंग. हो सके तो 2 भी दो, बट एटलीस्ट 1 तो देना मैंडेटरी है. एंड शुड द आंसर बी इन द सेम फॉर्मेट एज इन द ICI SM? Well, that's not needed. Your logic should be correct and your answer should be correct. That is all ICI wants. Method आपका भले ही different हो तो भी चलेगा, ठीक है. Now, guys, I've also attached my certified copy along with the suggested answers of the May 2019 attempt. So you all can check that out in the description box. To give you a few paper presentation tips is that फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए ना, जो आप अटेम्प्ट करोगे पेपर में, वो आपके वो 2 क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा. प्लस 2 क्वेश्चन आप कर लोगे ना 20-20 मार्क के, तो 40 मार्क्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, और ये आपके मोस्ट कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन है ना, तो इवन यू विल कूल डाउन, थोड़ा प्रेशर कम होएगा आप पे भी. सो ऑलवेज अटेम्प्ट द फर्स्ट 2 क्वेश्चन इन विच you are most confident first in the exam. Then you all can check my presentation also. It's better if you underline the final answer. हर जगह कॉलम बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है. अगर टाइम की कटौती चल रही है, कम चल रहा है टाइम, तो फिर जिधर ज़रूरी है, लाइक एक जगह अगर बहुत सारे फिगर्स आ रहे हैं तो उधर कॉलम बना लो, हर जगह कॉलम बनाना ज़रूरी नहीं है. नंबर ऑफ रिविजन्स 3 कर लो. 3 मीन्स पहली बार आपने पेपर सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद 2 बार और 3 रिविजन्स कर लोगे. दिस इज़ इनफ. This is how much even I did costing, and I could crack costing with an 82. So, and our costing paper was tough, but yeah, 3 revisions are more than enough. Giving you all a theory example. तो ये मैंने शायद से पहले चैप्टर से उठाया, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से उठाया मैंने. So this is the question on objectives of cost accounting. So अगर आप ICI की SM देखोगे, this runs into more than 2 pages. बट इवन आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर, कि आपको ऑडिट भी है, आपको EISSM भी है, आपको लॉ भी है, आपको वो सब्जेक्ट्स की थियोरी पढ़नी है. कॉस्टिंग की थियोरी के पास हो सकता है आपके पास इतना टाइम नहीं हो. सो विच इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू डू कॉस्टिंग थियोरी. ओके, सो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप कर लोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे. सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. नंबर 1, हेड पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हेड पॉइंट्स ICI दे ही देता है, और कीवर्ड्स भी मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस में कीवर्ड्स ICI ने बोल्ड कर रखे हुए हैं, तो फोकस ऑन देम. सो नंबर 1, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. फिर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ऐसा आप लिख सकते हो, रीफ्रेम कर सकते हो, वैसा लिखो. फिर आप लिखो कॉस्ट्स आर अक्यूमुलेटेड, असाइन्ड एंड असर्टेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ यूनिट, अ जॉब, अ प्रोसेस और अ डिपार्टमेंट. ऐसा आपका पहला पॉइंट हो गया. सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सुनना ये सब, आगे तक देखो वीडियो, तभी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे थ्योरी का आंसर हम लोग लिख सकते हैं. ओके,
Second, determination of selling price and profitability is a bullet point. Competitive business environment जो होता है ना उसमें selling price external factors decide करता है. However, cost accounting gives a basis for price fixation and rate negotiation. Hence, it helps in setting your selling price and arriving at the profitability. ये जो third line मैंने बोली ना, this I've got it from the bullet point itself. फिर आप लोग बोल लो third point cost control. Cost control के अंडर आप बोलो cost accounting helps us to control the costs. Controlling costs means that the expenditure should be in consonance with the predetermined set standards and any variations should be noted and reported on a continuous basis. फिर इसके अंदर steps में आप लोग लिख लो. Number 1, determination of predetermined standards results, wherein standards were set before the production or the service. Number 2, measurement of actual performance. बहुत लॉजिकल आंसर है, आप बस सोचो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे. पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस भी तो हमें जानना चाहिए, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर उसे एनालाइज करेंगे. एनालाइज का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे मटीरियल कॉस्ट वैरिएंस को मटीरियल यूसेज, मटीरियल प्राइस, फिर मटीरियल प्राइस को ब्रेक डाउन करते हैं. दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. सो इट्स अ वेरी easy answer to learn. Number 4, cost reduction. Cost reduction का मतलब क्या होता है, real permanent reduction in your CPU मतलब cost per unit without impairing the utility or quality. To do the cost reduction, break down the activities into value adding activities, non value adding activities, और non value adding activities जो होती है उन्हें eliminate कर दो without affecting the essential characteristics. This can be done using the value chain analysis given by Michael Porter. सो ऑन. इसका 3 assumptions होता है. एक तो सेविंग होती है, सेविंग हो सकती है CPU में, सेविंग ये परमानेंट होगी और यूटिलिटी क्वालिटी अनअफेक्टेड होगी. ऐसे आपको करना है. 5th point, असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. It gives internal external info of the industry. So guys, do pay attention to how I've broken such a long theory answer into short notes, and I've just tried to tell you how I would study costing theory at the end of this video using this method. So guys, not much time is left for November 22 exams now, and अगर आप May 23 वाले हो तो थोड़ा टाइम बाकी है, but even you guys have to buck up now. So if you all think that costing is a tough subject for you, I hope this video helped you. But also at the same time know that आप बस एक सब्जेक्ट नहीं दे रहे हो, आप 8 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, और 8 सब्जेक्ट्स उस एक्चुअली उससे ज़्यादा है, 8 पेपर्स है. सो डू पुट इन द एफर्ट्स. इंटर सी इज़ नॉट ईजी एट ऑल. I was a CPT student, and compared to CPT, Inter CA was a much bigger challenge, trust me, about passing it and about scoring well also. You all will have to give your best. मेरे Inter CA के समय मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए. That is something even you all can consider आगे जाके. And please do give tests. They are very important. And cool, the certified copies are in the description box. Hope this video helped you, and I hope you all ace costing and it is not so much of a nightmare now. Goodbye.